सारे लोग बहुत सम्मानित हैं, इनकी वजह से हम हैं। यकीनन ये जहां पे ये लोग बैठे हैं गणमान्य व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग युद्ध करने लगे। ना 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 ना, ऐसा कोई युद्ध नहीं है इन लोगों के। ये सारे लोग, आप सारे लोग मिलकर एक रचना बनाते हैं जिसमें बहस होती है। यकीनन कभी कभी बहस में तीखी होती है, लेकिन फिर भी हम सारे लोग बैठ के बाद में चाय पी लेते हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? नर्मदापुरम, एमपी। एमपी से, नर्मदापुरम से। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आना हुआ दिल्ली में? दिल्ली घूमने के लिए। दिल्ली घूमने, बहुत अच्छा मौसम चुना है आपने। लेकिन सच तो ये है ना, बच्चों की छुट्टी, हाँ यकीनन बच्चों की छुट्टियां इसी समय होती हैं। तो कौन से क्लास में हैं आप? फोर्थ में। और आप? 11th में। बहुत अच्छा। क्या सब्जेक्ट है आपके? मैथमेटिक्स। बस जल्दी, बढ़िया है, इंजीनियरिंग में हो, अच्छा है ना। घूमने से मन थोड़ा सा शांत भी होता है और चीजें देखने से ऑब्जर्वेशन बनता है, शार्प ऑब्जर्वेशन बनता है। यकीनन आप आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस मिले आपको, आपके परिवार को बहुत सारा यश और बहुत सारा सक्सेस मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबू जी कहाँ से आए हैं आप? हम जयपुर से हैं। जयपुर से। क्या नाम है? रिद्धि। वाह 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 वाह, रिद्धि सिद्धि है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या कर रही हैं आप? 9th में। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़िया, अच्छी पढ़ाई हो, है ना, थोड़ी देर एंजॉय करिए। आप कहाँ से आए? पानीपत से। तभी गर्मी लेके आ रही हैं आप। मैं कहूँ इतनी गर्मी आज क्यों? पानीपत से आ रही है ना, इसीलिए गर्मी लेके आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बनारस से। आप कहाँ से? दिल्ली से। हाँ, शाहदरा साकेत से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया कहाँ से हैं आप? जयपुर। आज जयपुर वाले बहुत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहन कहाँ से? नोएडा से। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से? लखनऊ से। वाह 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 वाह। अब 10-15 दिन और है, मैं लगता दशहरी आ जाएगी। हाँ जी, हाँ बस 10 दिन और हैं। हाँ, चौसा थोड़ा बाद में आता है यार। ऐसा नहीं है कि हम ये डिबेट करते तो आमों के बारे में नहीं जानता हूँ, आमों को भी जानता हूँ, खास को भी जानता हूँ। हाँ जी। मेरा मम्मी जी आपका शो हर दिन देखती है। मम्मी जी कहाँ रहती हैं? असम से आया हूँ सर। असम में कहाँ से? असम मेरा उदलगुड़ी पड़ता है सर। अच्छा, बाढ़ का स्थिति उधर किधर कैसा है? बढ़िया है सर। बढ़िया मतलब कि इतना ज्यादा नहीं है। हाँ। मतलब है, बाढ़ तो है। तो अब मम्मी जी को मेरा नमस्ते। नमस्ते सर। और मम्मी जी से कहिएगा कि कभी इधर मौका लगे जरूर आए। वैसे सर मैं पालिका बाजार में खाना खाने के लिए आया था। हाँ। और बाद में इंडिया 24 देखा तो आ रहे हैं। मम्मी जी तो देखती है। इंडिया 18 देखा भैया, न्यूज 18 है। हाँ, न्यूज 20। अरे रुको, न्यूज 18 देखा जी। अभी भी शायद मेरी मम्मी देख रही होगी सर। हाँ, तो मम्मी देख रही होगी। और एक चीज। अच्छा करो, एक काम करो, मम्मी जी को बुला लो, असम का टिकट यहाँ तक का मुझसे ले लो। वो हमारे जो सारे सर, उनको तो हर बहुत प्यार करती है वो। कौन वाले सर? जो पिछले वाले सर। फैज साहब, मम्मी जी बहुत प्यार करती हैं आपको। असम से आए हैं और असम से और बहुत दूर दराज के इलाके से हैं और वो आपको मुझे कश्मीर की मम्मियों का भी आशीर्वाद मिले, कन्याकुमारी की मम्मियों का भी, नॉर्थ ईस्ट असम से भी, गुजरात से भी, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये तो बात हो गई नन्हे मुन्नों की। हाँ, आपका सर बहुत देखते हैं आपका शो, रोज देखते हैं सर। कहाँ से आए बेटा? सर दिल्ली, ईस्ट दिल्ली से। क्या नाम है? सर दक्ष श्रीवास्तव। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। 11 साल हुए और 11 साल से ये बीजेपी सर। हाँ जी, 11 साल बेमिसाल। 11 साल बेमिसाल। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं मानती। कांग्रेस ने कहा पिछले 11 साल मोदी सरकार ने संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ने में गंवाया है। वो ये कहते हैं तानाशाही के पन्ने से ये लिखी गई इबारत है ये 11 साल के। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये बात कहते हैं। और राहुल गांधी क्या कहते हैं? मोदी सरकार के 11 साल बराबर ना जवाबदेही, ना बदलाव, सिर्फ प्रचार। वो ये कहते हैं। आज बहस का आगाज करना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा संजीदगी के साथ बहस हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और क्या नाम है इनका? आइए, क्या बोलेंगे आप? बताइए। आप बताइए। आनवी। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। अच्छा, बहुत अच्छी बात। कितनी साल की उम्र है? 2.5 साल। अभी इसको इनको ना बोलने दीजिए, अभी चुपचाप रही है। जब बोलेंगे तो इतना बोलेंगे फिर दिक्कत आएगी। जी, आप बोलेंगे 11 साल बेमिसाल कहता है एक ऑटो ड्राइवर जो दिल्ली की सड़कों पे
ऑटो चलाते हैं। 11 साल बेमिसाल ये कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि ये 11 साल जो हैं ना तो इसमें कोई जवाबदेही है ना बदलाव है, सिर्फ प्रचार है। मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते आपसे जानना चाहता हूं, बातचीत का आगाज करता हूं। नमस्कार प्रतीक। देखिए, हम तो आंकड़े देखते हैं और लोगों की खुशहाली देखते हैं। 1947 से लेके 2014 तक, ये सभी ध्यान दें। एक मिनट भाई, आराम से आराम से। सर बेमिसाल सुन तो लीजिए कैसे हैं। हाँ। 1947 से 2014 तक हम $2 ट्रिलियन तक पहुंचे थे। बिल्कुल सीधा आंकड़ा, इसमें कोई 2 ट्रिलियन डॉलर। 2 ट्रिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर आप लगा लीजिए। चलिए, मैं अभी रुपए में कन्वर्ट नहीं करता। उसके बाद 2014 से लेके 2025 तक हम $4.189 ट्रिलियन पहुंच गए। 67 साल में हम $2 ट्रिलियन पहुंचे और 11 साल में हम $4.189 ट्रिलियन पहुंच गए। IMF का अभी आंकड़ा आया 2 दिन पहले, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा आया, 27 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं हिंदुस्तान में। यह गिनती 27% थी जो गिर के 5% रह गई। अच्छा, सब कुछ छोड़िए, मैं कहता हूं आंकड़े छोड़िए, मैं कहता हूं अब जीडीपी छोड़िए। आम आदमी के समझ में नहीं आती है जीडीपी क्या है। एक पुरानी कहावत है, पुराना गाना है, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। अब जीडीपी बढ़ती है बढ़ती है। एक चीज हर आदमी अपने जहन में पूछ ले, हम लोगों की ना याददाश्त बहुत कम होती है। 2014 में आपकी इंडिविजुअल अर्थव्यवस्था, आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था कहां थी और 2025 में आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था कहां पर है? क्या आपको अपनी अर्थव्यवस्था में, छोड़िए देश की अर्थव्यवस्था, क्या आपको उसमें कोई बदलाव दिखा है? हमें याद नहीं है तो अलग बात। 2014 और 2025 इसमें तुलना कर लीजिए। भले आंकड़े बहुत उलझाऊ होते हैं, आंकड़ों से बात समझ में नहीं आती, तो ऐसे बताइए कि पहले 14 में और 25 में हम जहां खड़े हैं, इन 11 सालों में हम जहां 11 साल का सफर तय करके पहुंचे, उसमें हमने क्या तब्दीलियां देखी, हमारे आसपास के जनजीवन में क्या तब्दीलियां हुई, हम क्या पहुंचे, कहां थे कहां आए, ये तमाम सारे चीजें हैं। अब मैं बिल्कुल ऑफ कोर्स कांग्रेस को दूंगा, आपका बोलने का पूरा हक है। आगे आइए, कांग्रेस, फिर समाजवादी, आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी बोलेगी, ऑटो वाले भैया, सबको बोलना है आज। मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं अपने अर्थशास्त्री महोदय के सामने एक यक्ष प्रश्न रख रहा हूं, जो ये देश का प्रश्न। यक्ष बताया करो क्या होता है। हाँ, ये देश का प्रश्न है, वो मैं आपके समक्ष रख देता हूं। आपने बड़े खूबसूरती से कहा बेमिसाल सुन लो, ठीक है, आप बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, सब कोई बोलेगा। मुझे आप ये जवाब दीजिए, और मुझे नहीं, देश को ये जवाब दीजिए कि देश का पर कैपिटा इनकम क्या है। सर प्रश्न तो शुरुआत ही नहीं होने दी, आपने प्रश्न की शुरुआत ही नहीं होने दी। अरे मोदी जी आप नहीं है, कोहली साहब आप मोदी जी नहीं है, सुनिए तो सही। कुछ चीजें और है, कुछ चीजें और है। प्रधानमंत्री आवास योजना, भैया 47% मकान बन के खाली पड़े हैं, नवल को नहीं मिला है। और वो खाली क्यों पड़े हैं ये समझना जरूरी है। वो खाली इसलिए पड़े हैं कि उसमें बुनियादी सुविधाएं नहीं है। बुनियादी सुविधाओं का मतलब कि पानी की सुविधा नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, बिजली नहीं है, यहां तक रोड नहीं है, सड़क की भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए 47% मकान बन के वैसे ही पड़े हुए हैं। बस ये आंकड़ों की बात करते हैं। वो गोंडवी साहब कहते थे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कभी जमीन की बात कीजिए कोहली साहब, अच्छा लगेगा। अब आते हैं दूसरे, अब बस खत्म कर रहा हूं, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, सारे प्रश्नों का दीजिएगा। हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा हूं। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, चूंकि मैं एजुकेशन की बात ज्यादा करूंगा अभी, 5000 सरकार का आंकड़ा है, मैं नहीं कह रहा हूं, 5000 शिक्षक के पद विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हैं। आपने शिक्षक के पद ही नहीं भरे साहब, तो शिक्षा का नवीनीकरण या शिक्षा का उद्धार या वो जो शिक्षा रोजगार परक हो वो कैसे दे पाएंगे जब शिक्षक की उपलब्ध नहीं है। अब आते हैं तीसरी बात पे, बड़ा प्रचार होता है और मोदी साहब घूम घूम के प्रचार भी कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात पर। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा और खड़गे साहब ने कहा, वो क्यों कहा ये जानना जरूरी है, वो मैं स्पष्ट करने के लिए आपके मध्य आया हूं। वो इसलिए कहा तानाशाही, हाँ इसलिए कहा, तानाशाही कहां पर है देखिए। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है जम्मू एंड कश्मीर की, तीनों सुरक्षा व्यवस्था इनके अंदर में है, सरकार के अंदर में है। कहने का मतलब भाजपा सरकार के अंदर में, ऐसा बोलूं। क्योंकि एनडीए तो मैं बोलूंगा नहीं, एनडीए बोलूंगा तो फिर ये बात आ जाएगी कि नो डाटा अवेलेबल। एनडीए का आज के डेट में फुल फॉर्म है कोहली साहब, नो डेटा अवेलेबल।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप पूछिए छात्र। अरे भाई एकल भाषण नहीं होना है। प्रश्न किया है तो प्रश्न का जवाब तो लेना नहीं पड़ेगा। नहीं, आपने बोल दिया। सारे प्रश्न हैं। उपमाएं, व्यंजनाएं, इनको पूछना अभिव्यक्तियां, पड़ेगा, सुनिए। कितने छात्र आत्महत्या अरे कर मेरी रहे बात सुनो, कश्मीर वाला बताओ ना कुछ सीधा क्या है। अब कश्मीर वाले पे बता रहा हूं। सीधा बताओ ना। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में फेल्योर होता है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महोदय निशिकांत दुबे, मैं नाम लेता हूं, अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, वहां सब बहुत गली गली चप्पे चप्पे कोने कोने पे सुरक्षा कर्मी तैनात, लेकिन 2000 हिंदुस्तान के लोग जिस जगह पर जाते हैं वहां एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं दिखता और 1.5 घंटे तक वो विभत्स घटना होती है। कौन जिम्मेदार होगा नहीं पूछे कोहली साहब, पूछना पड़ेगा। राइट, मैंने देखिए विपक्ष का एक स्थान है और वो लगातार 3 मिनट बोले, 3.5 मिनट, और ये सवाल मैंने बस सिर्फ मैं एक छोड़ के दे देता हूं। मुझे बिल्कुल ऑफ कोर्स आप ही बोलेंगे, मैं क्यों बोलूंगा, मैं तो आपको डिटेल आपको देना है। जहां ये प्रधानमंत्री आवास बनने थे वो कहीं दूसरी जगह बनने थे या जहां बने हुए थे खपरेला वहीं पे बनने थे? बैठ जाओ, बस मिल गया जवाब वहीं पे। हाँ हाँ, इन्होंने देखिए आंख पे पट्टी बांध लेने से डेटा नहीं छुपेगा। सुनिए, अब बैठिए, सुनिए अब जवाब कैसे देंगे। इन्होंने कहा नो डेटा अवेलेबल, एनडीए का फुल फॉर्म। तो क्या वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के भी आंख पे पट्टी बंधी हुई है? क्या उनके वो एनडीए का हिस्सा है? पहली बात। दूसरी बात, देखिए हमने ये तो हम कभी कह नहीं रहे कि सरकार को हम 10 में से 10 नंबर दे देंगे। कृषि क्षेत्र में आज समस्या है, आर्थिक असमानता एक समस्या है। देश के 1% लोगों के पास 47% वेल्थ है। आप 10 में से 10 नंबर तो अमेरिका भी अपने आप को नहीं दे सकता। आप अमेरिका जाके देखिए, जो अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर कहता है, वहां भी आपको गरीबी देखने को मिलेगी। वहां पर एक आदमी बिलियनियर है और एक आदमी जो $1000 कमाता है। तो हम तो तुलनात्मक दृष्टि से देख रहे हैं कि क्या 2014 और 2025 के बीच में हर आदमी अपने दिल पर हाथ रख के जो कमाता है वो देखे कि क्या मेरी अपनी घर की अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव आया है या नहीं आया है। और ये जो नो डेटा अवेलेबल कह रहे हैं ना, ये मैं इस बात पे सख्त एतराज जताता हूं, क्योंकि जितनी अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं, अरे बिना डेटा के तो नीतियां नहीं बन सकती। आपकी, मैं राजनीति से नहीं आता, क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना डेटा के नीतियां बना सकती है? ये तो इन्होंने बच्चों वाली बात करी है, बिल्कुल ऐसी बात करी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने अरे नो डेटा अवेलेबल, एक मिनट, इसका मतलब जो व्यक्ति घर में कमाता है 20,000 रुपए कमाता है, वो डेटा ना देखे, वो उसके घर में कोई डेटा नहीं है, वो बिना डेटा के आगे चले जा रहा है। उसका घर का खर्च बिना डेटा के चले जा रहा है। ये क्या बेहुदा बात है? ठीक है, मुझे मालूम है आप ही के पास ज्ञान है, मुझे मालूम है। मुझे बस ये बताइएगा, जैसे त्रिस्तरीय वहां राज्य सरकार है भाई, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बोल दे, पूरा भाषण गाय पे निबंध लिख के लाए थे। गाय पे ऑफ कोर्स आई एम कमिंग, यू हैव टू वेट। हाँ, तो गाय पे निबंध लिख के लाए थे तो पूरा सुनाना तो था आज। तो गाय पे निबंध लिख के लाए तो सुना रहे थे। रुकिए, मैं आ रहा हूं। तो जब समझ में ना आया तो उसमें एक ही नोट लगा दिया करो, फुट नोट नीचे लगा। इस प्रश्न के उत्तर के लिए कृपया शशि थरूर से मिलें। वो जो आपने कहा, रुकिए, मुझे मेरा राइट है वो मुझे बोलने दीजिए। जो मैंने आपको बोलने को दिया चूक नहीं हुई भाई, मैं कह रहा हूं इस प्रश्न के लिए शशि थरूर से मिले। अरे शशि थरूर, मैं कह रहा हूं इससे, मैं कह रहा हूं शशि थरूर से मिले, वो जवाब मिले, वही मिले, उनसे बताएंगे, वो बताएंगे। जी जी, ठीक है, आपको पूछने का हक है, मुझे भी याद दिलाने का हक है। भैया आप बिलबिलाने क्यों लगते हैं इतना? अरे बिलबिलाने क्यों लगते हैं आप? भैया अभी इन्होंने इतना गुस्सा किस पे? अरे भाई इतना गुस्सा, भैया अभी इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की बात की और निशिकांत दुबे का उदाहरण दिया। मैं पूछता हूं कि भाई राहुल गांधी क्या बिना सुरक्षा के चलते हैं पूरे देश में? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, जब 26/11 हुआ, मुंबई में हुआ, कश्मीर की बात छोड़िए, कश्मीर तो जाना जाता है आतंकी हमलों के लिए, और वहां पे तमाम ऐसे पाक परस्त बैठे हैं जो आतंकियों को अपने घर में छुपाते हैं, दाना पानी खिलाते हैं। आप 26/11 के बारे में बताइए, वाराणसी में जब हुआ उसके बारे में बताइए। नहीं, ये नहीं, ये इन्होंने निशिकांत दुबे का नाम लिया। मैं एक बात पूछता हूं कि माननीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तब
कौन सी? क्या 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 क्या? बोलिए, पूरा बोलिए, आधा नहीं, पूरा तुम समझदार हो इसलिए आधा। आधा नहीं, पूरा। तुम समझदार हो, पूरा। तुम समझदार, आधा नहीं, समाजवादी। हाँ, कमाल हाँ? नहीं, वो जानते हैं, वो सब जानते हैं चूक, वो सब चूक जानते हैं। अरे यहाँ पे बेवकूफ लोग खड़े नहीं होते हैं, यहाँ पे जो आते हैं सब समझदार। चुपचाप बैठो, वहां पे खड़े हो जाओ। वो सारे समझदार। भाषण ना दो। अरे क्या बनो बेकार वाली बातें, बनो जी। सर मेरा सवाल सर मेरा सवाल अरे खड़े हो जाओ वहां जाके भैया, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। सर मेरा सवाल सिंपल सा है कि कांग्रेस इतना फ्रस्ट्रेशन में क्यों रहती है हमेशा। और रही बात, इन्होंने पहलगाम की बात की है, तो पहलगाम में ठीक है जो हुआ गलत हुआ, क्या 26/11 को मुंबई में जो हुआ क्या वो सही हुआ? फिर भी आज देखो, मैं जब से समझता हूँ चीजों को, तब से मैं देखता हूँ कि आपके जम्मू कश्मीर से बाहर आतंकवादी नहीं निकल पाए हैं। आपके उस टाइम पे मुंबई में, वो भी ताज जैसे सेंसिटिव जगह पे आके और गोलियों से भून जाते हैं। उस टाइम पे कौन सी सरकार थी और उस टाइम पे सिक्योरिटी कहां थी? बॉस ठीक है सर, वो कह रहे हैं कि संसद पे हमला कब हुआ था। वो जब कहते हैं कि पहलगाम पे सुरक्षा चूक, तो आप ये नहीं पूछ सकते कि इंदिरा गांधी की सुरक्षा में चूक क्यों? क्योंकि वहां उस समय प्रश्न जायज नहीं है, यहां प्रश्न जायज है। कमाल है। बीजेपी ना समाजवादी पार्टी। अब रखो दूसरा पन्ना पढ़ो। हमने सारे पन्ने खोल रखे हैं, जहाँ जहाँ पूछिएगा वहाँ जवाब मिलेगा। बोलिए। अभी तक हमारे अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री कह रहे अर्थशास्त्री जी ने, सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें ढंग से बोलना नहीं आता तो डिबेट में, मेरी डिबेट में मत आया करो। मजाक बना रखा है, तमाशा है। जब तुम्हें बोला मुझे क्या मैंने बोला ना, क्या? अर्थशास्त्री बोला, बाद में मैंने क्लियर किया ना। क्या बोला? मैंने बोल दिया। क्या बोला? मैंने बोला अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री जब नहीं बोला। हाँ, अर्थ नहीं बोला। अर्थ तो तुम्हारा हो जाएगा। मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, ये जान के बोले थे, तीनों लोग एक ही पन्ना लाए। इनको सही आंकड़े सुन के मिर्चा लग रही है, उस मिर्चा लगने से इनके मुंह से शब्द गलत निकल रहे हैं। और आज तो प्रभात एक मिनट प्रभात देखो, कायदे से खड़े हो। प्रभात डिबेट करने दो मुझे, और बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप किसी, मैं आ रहा हूं, किसी व्यक्ति की बेइज्जती करने के लिए आए हैं, तो बराए मेहरबानी ये आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद कृपया चेहरा न दिखाइएगा इस डिबेट में, कोई हो। अर्थशास्त्री मुझे मालूम है आप कब कहेंगे, और अर्धशास्त्री कब कहेंगे मुझे मालूम है। अरे आपको जब मालूम ही नहीं, मुझे मालूम है कहां पे पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं आप। तानाशाह की बात करें, इमरजेंसी क्या था? इमरजेंसी से बड़ा तानाशाह क्या देश में हुआ? हर जगह जिनकी सरकार में, जो सरकार प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे पाती थी, जिनकी सरकार में हर जगह आतंकवादी हमला कभी भी हो सकता था, वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, इनको सवाल नहीं, इन्हें तो बिल्कुल। अरे तुमने कैसे पूछ दिया? चुपचाप रहिए, जनता की नाम समझिए। पहली चीज देखिए, मैंने जो कहा था वो क्लियर कहा था, हो गया, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। मिस्टेक नहीं, माफी मांगिए। हाँ ठीक है, चलिए मांग लिया। पहली चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सरकार बनी थी 2014 में, तो उन्होंने जो वादे किए थे, अगर उन वादों को पे बात किया जाए कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी, गैस सिलेंडर 500 का होगा, किसानों की आय दुगनी होगी, गंगा पूरी तरह साफ होगी, बहुत सारे वादे थे जो पूरा नहीं हुआ। लोगों को अपने स्पीच में क्या बहलाते रहे, ये कहते रहे परमानेंट। इन्होंने क्या कहा, लोगों को कैसे बहलाते रहे? जब ईमेल चालू नहीं हुआ था, 1995 में ईमेल चालू हुआ, उन्होंने क्या कहा, हमने कब चालू हुआ ईमेल? 95 में चालू। सुन तो लीजिए पूरी बात। 1987 सुन लीजिए। हाँ, मोदी जी 1987 में इन्होंने कहा था, हमने अडवाणी जी की फोटो
खींच करके बकायदे उनको जो है ईमेल के द्वारा 1987 में हमने भेज दिया था। तब क्या भारत में चालू हो गया था? ये व्यवस्था चालू हुई थी? नहीं चालू हुई थी। इन्होंने कहा हम बड़नगर में चाय बेचा करते थे 2 रुपया। जब 1965 और 60 की बात है 10 पैसे या 20 पैसे में चाय बिका करती थी। इन्होंने हमेशा लोगों से झूठ बोला। कहा मां गंगा ने बुलाया है। गंगा माता क्यों कब बुलाती है? सबको मालूम है गंगा कब जाता है आदमी। लेकिन गंगा माता ने उनको इसलिए नहीं बुलाया था, इनको बुलाया था चुनाव जितवाने के लिए। आपका संतुलन तो खोया ही होगा, और कहां का संतुलन खो गया ये मुझे नहीं मालूम है। ये अलम गलम सलम जो मन में आ रहा है। रुको, मैं आ रहा हूं। ये जो बोल रहे हैं ये सारे अरे रुको, ये बोले क्या कि सरकार चाय, मोदी सरकार के बारे में बोल रहे थे, मोदी जी के बारे में कि चाय बेचने वाला झूठ बोले। थोड़ा मुलायम सिंह यादव के बारे में बोले, वो तो सच बोल रहे थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। थोड़ा और भी लोगों के बारे में बोले जिनका बयान विपक्ष ने चलाया कि उनका बयान सोचे कि देशद्रोही चला रहे। थोड़ा राहुल गांधी के बारे में बोले, लंदन में जाके भारत को राज्य कहते हैं, भारत एक स्वतंत्र देश है, राज्य नहीं है। ये लोग जो पन्ने दिखा रहे, उस पन्ने में दिखाए ना राहुल गांधी का बयान। अरे नब्ज, तुम जाओ, जितना बोलोगे मैं आज बोलूंगा ही नहीं। आज बोलना ही नहीं मुझे। उत्तर प्रदेश में जब आपने सत्ता छोड़ी तो 3 एक्सप्रेसवे थे, आज उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे हैं। आपको मैं सोमेश राय चैलेंज दे रहा हूं, आप मेरे साथ बनारस चलिए, फ्लाइट का टिकट मैं कराऊंगा, गंगा का दर्शन मैं कराऊंगा आपको, और देखिए होता है कि नहीं। आपके गली के छिछोरे दिन दहाड़े चौराहों पर लोगों को गोली मार के जाते थे, आज वो अपना हाथ जोड़ के कह रहे हैं मुझे अंदर कर दो। अरे बीएचयू की क्या बात करते हैं? दिल्ली में निर्भया किसने किया? दिल्ली में निर्भया किसने किया? दिल्ली में निर्भया किसने किया? आप नहीं दे सकते। आप एक मिनट, कूल डाउन। डिबेट मैं बीजेपी वालों को मालूम, एक सेंटेंस तुम पहले बीजेपी वाले प्रवक्ता से पहले बोल लो ना। क्या नाम है आपका? इधर आइए। क्या नाम है आपका? पहली बार शो में आई हैं? हाँ। कहाँ से आई हैं? अयोध्या से आई हूँ मैं। सीताराम। कैसी हैं? वो तो तैयार हो गया, वो तो कलश लग गया ऊपर। हाँ, बहुत अच्छा बन गया, बहुत अच्छा वाकई में। जी बोलिए। वाकई में हम चाहे जो भी बोले कोई कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बट अयोध्या में जो विकास हुआ है वो मतलब शायद ही कभी ना हो पाता, कोई भी सरकार होती तो ना हो पाता। और फॉर एग्जाम्पल अभी अयोध्या का जो इलेक्शन हारे हैं वो लोग, उसके बाद विकास रुका भी था, मतलब लिटरली विकास रुका था, फिर अब जाके फिर वो तेजी लिया है। तो जितना भी केस, और आप सोचिए कि राम मंदिर का फैसला आया या कुछ भी आया, कोई भी जितना भी फैसला आया है, एक वहाँ पे परिंदा पर नहीं मार पाया है। कोई और सरकार होती तो सोचिए क्या हुआ था। राइट। मैं आपकी बात, आपकी भावना, मैं सारी चीजें लेता हूँ जी। मैं आज ऐसे ही लोगों से पूछूंगा। क्या नाम है आपका? राधिका। अंदर आइए। एक मिनट रुकिए भाई, आप पीछे चलो, थोड़ा पीछे चलो। जनता को बोलने दो, 11 साल है, जनता बोलेगी और बाकी लोग सुनेंगे, सारे लोग आज। हाँ जी सर। बाकी सारे लोग सुनेंगे आज, जनता बोलेगी आज। जोर से बोलो। हाँ सर, जब 60-65 साल कांग्रेस राज में थी तब तो कोई हमें काम दिखा नहीं, और जब भाजपा की सरकार आई 11 साल में उन्होंने ऐसा काम किया जो हमने डेवलपमेंट देखी। सबसे पहली बात एजुकेशन की बात करती है, एक स्टूडेंट होने के नाते एजुकेशन में हमें क्या गुलामी पढ़ाई जाती थी, और आज देख लीजिए अब जब भाजपा सरकार आई है तो उन्होंने क्यों एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लाकर हमें कितनी सारी हमारी किताबें पढ़ी और हमें गुलामी ना पढ़ाकर अपने देश की चीजें पढ़ाई है। इस पर सवाल मेरा जरूरी है, इस पर मैं जवाब चाहती हूँ, और अभी। राइट, अभी भी जवाब अभी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। कौन से क्या सब्जेक्ट पढ़ रही हैं? सर मैं पत्रकारिता पढ़ रही हूँ। जवाब आज किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ जनता बोलेगी। जनता बोलेगी आज, 11 साल जनता बोलेगी आज जी। 11 साल में आज सिर्फ जनता बोलेगी। क्या नाम है गुरुजी? सुशील कुमार। रुकिए, बैठिए सारे लोग, बैठिए सदा जी, बैठिए। मैं आप देखो ये बैठिए सारे, बैठ जाइए सारे लोग, बैठ लिए सारे लोग। आम आदमी पार्टी से पूछा नहीं। देखिए सर, ये एक मिनट बैठिए, इधर आओ जी। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। ऑडियो थोड़ा तेज करना। सर ये
ये कुछ भी बोलते हैं। मैं पंजाब उग्रवाद पीड़ित हिंदू हूँ। ये राजीव जी की सरकार में हमें 20,000 परिवारों को घर बार छोड़ के आना पड़ा था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज मोदी जी की सरकार में देश भी तरक्की कर रहा है और सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा। सबको अपना कमा के खाना है, लेकिन जो सुरक्षा है वो सरकार ने दी है, उसकी गारंटी है सरकार की। अगर कोई उग्रवाद हमला होता तो तुरंत जवाब मिलता है, पहले की सरकारों में ये नहीं मिलता था। राइट, नाउ द बीजेपी, ले आम आदमी पार्टी, सॉरी आम आदमी पार्टी, आइए सारा विपक्ष बोल लेगा, उसके बाद आज बीजेपी। नहीं प्रतीक भाई 2 मिनट दीजिएगा। 4.5 मिनट उनको दिया, आप भी लीजिए। मुझे 2 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ प्रतीक भाई, मैं इनके ज्ञान का सम्मान करता हूँ। 2004 में मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार यूपीए आई थी 2004 में। ये डेटा की बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। 2004 में जो इंडिया की जीडीपी थी वो $0.7 ट्रिलियन थी। जब 2014 में गवर्नमेंट गई, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उस टाइम पे इंडिया की जो जीडीपी थी वो लगभग $2.04 ट्रिलियन थी। अगर 10 साल का पूरा आप गैप देखेंगे तो लगभग ट्रिपल हुआ है जीडीपी। और 2014 से जब 2024 की बात करते हैं, लगभग डबल हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लगभग $3.94 ट्रिलियन आज हिंदुस्तान की हमारी जीडीपी और हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का चौथा है। बस दुर्भाग्य इस चीज का है कि जो हमारा पर कैपिटा इनकम है पूरे वर्ल्ड में 144 नंबर पे आता है। मुझे लगता है चिंता का विषय है हर एक सरकार को, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो यूपीए हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सबको उस पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश की बात है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय आए थे, मैं 2014 में दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था। मुझे भी एक उम्मीद थी, मुझे भी एक अरमान था कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होने आ रहे हैं। पूरे देश एक तरफा एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भी उन्होंने वादा किया, हमारे जैसे युवाओं से उन्होंने वादा किया था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। मुझे लगता है कि 2 करोड़ रोजगार तो दूर की बात है, 20 लाख रोजगार भी पिछले 10 सालों में नहीं मिला, जो सरकारी डेटा कहता है। डेटा की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, उन्होंने बोला था हर किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज किसानों की क्या हालत है, काले कानून आते हैं, उनके प्रेशर के बावजूद ये वापस लिया जाता है। ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि कोई भी गलतियां हर किसी से होती हैं। इन्होंने ही वादा किया था कि हर एक गरीब का मकान हम पक्का करेंगे 2022 तक। क्या आज हर गरीब का मकान पक्का हो गया? आज जो देश की हालत है, महंगाई अपने चरम स्थिति पे, बेरोजगारी अपने चरम पे है। और देश का दुर्भाग्य देखिए, 2014 में सरकार इनकी बनने के बाद हिंदुस्तान ने पहली बार देखा कि लोग जो अपने करेंसी के लिए, अपने मुद्रा के लिए लाइनों में लगे, पता नहीं कितने लोगों की जान गई। किसान आंदोलन में भी कितने लोगों की जान गई और इसमें भी गई। इन्होंने बोला आतंकवाद खत्म कर देंगे, इन्होंने बोला काला धन हम खत्म कर देंगे। हमारे जैसे लोग भी उम्मीद के साथ उस लाइन में लगे और ये मान के चल रहे थे कि काला धन आ जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन कश्मीर में क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने ही वादा किया था, इन्होंने देश की जनता से वादा किया कि पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर रात के अंधेरे में जीएसटी आया। आज व्यापारियों की क्या हालत, मैं भी एक पेशेवर बिजनेसमैन हूं। जीएसटी के कारण कितने व्यापारी आज दुखी हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने ही वादा किया। प्रतीक भाई 1 मिनट मुझे बोलने दीजिएगा। हाँ सारे मुझे पता है जीएसटी का, जिनकी पार्टी खत्म हो रही है, जिनकी पार्टी खत्म होने पे आ गई, वो बात कर रहे हैं खत्म होने की। और बात पार्टी खत्म होने की नहीं, जीएसटी तो काउंसिल है जिसमें फैसला सारी सरकारें मिलकर लेती हैं, सारे लोग बैठते हैं। मैं किसी पे व्यक्तिगत नहीं, मैं डेटा की बात। जीएसटी क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? आज देश की पहली बार, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक तरफा पूरे देश ने उनको वोट दे करके जिताया। मजबूत प्रधानमंत्री होने के बाद पाकिस्तान आतंकवादी देश हमारे देश में आता है और जांच करके जाता कि आतंकवादी घटना हुआ कि नहीं हुआ। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। राइट, टेक इन योर पॉइंट। सर पहला बात ही इन्होंने झूठ बोल दिया। 148 नंबर पे हम थे और 122 नंबर पे आए पर कैपिटा में हम। पहला ही बात झूठ है, आप चेक कर लीजिए। खाली बस प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। और सुनिए, पर कैपिटा जीडीपी पर जो सब रो रहे हैं ना, पर कैपिटा। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए, धैर्य रखिए। सारे लोगों को बोला जी, मैंने भी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा है सर। पर कैपिटा जो ये जो बोल रहे हैं चाइना का और ये जापान से कंपेयर कर रहे हैं, जापान का मानता हूं मैं 33,000 34,000 है उनका पर कैपिटा जीडीपी, मगर आबादी कितनी 12 करोड़ लोग हैं सिर्फ। एक बिहार की तरफ बिहार के जितने लोग हैं। अगर कम आबादी और ज्यादा। राइट, मैं आया बीजेपी। चलिए थैंक यू, मुझे आधे घंटे के बाद समय मिला बोलने के कभी कभी क्या होता है कि दूसरों को मौका देके फिर धैर्य के साथ सारे लोगों का जवाब देना चाहिए। अब आप जवाब दीजिए। पहली चीज है 11 साल बेमिसाल इसलिए है
क्योंकि राहुल गांधी जी को ये बात समझ में नहीं आएगी, जो परिवार हमेशा सत्ता में रहा है तो विपक्ष की सही सी भूमिका निभा नहीं पा रहा, तो उसको ये लगता है कि हमेशा जो व्यक्ति फेल होता जाए तो उसको लगता है पूरा दुनिया खराब होती जा रही, सारे पेपर खराब होते जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोला, मैं वाकई में मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मैं आधे घंटे बाद टाइम मिला। बीच में मत बोले, हैकल बोलेंगे नहीं, बीच में हैकल मत करिए। दूसरी चीज, जब बात ये आती है कि कोई आता है कहता है कि जो वादा करके आता है कि हम कोई 2 BHK घर में रहेंगे शीश महल में, जब वो बातें करते हैं बड़ी हंसी लगती है। जिसके घर के 2-2 प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी होती है, वो जब आके तमाम बतौलेबाजी करेंगे, 31 हमले होते थे, 166 लोग शहीद हो जाते थे, तब हिम्मत नहीं होती थी, सरमल कोर्ट में सरेंडर कर देते थे, वो आके बात करेंगे। वो पार्टी जो आके आतंकवादियों को छोड़ देती थी, जो कहती थी लड़के हैं गलती हो जाती है, वो पार्टी जब आके बतौलेबाजी करती समझ में नहीं आती है। मुझे लगता है कि यहाँ खड़ी हुई जनता ने जवाब दिया। मैं एक एग्जाम्पल लेके आता हूं। पहले जब आप खाता खुलवाने जाते थे, जिस बैंक का खाता होता था उस बैंक का अकाउंट होल्डर आपका गारंटर बनता था, तब आप खाता खुलवा सकते थे। जब आप जाते थे कहीं पे, आप जाते तो अगर कोई बच्चे यहाँ पे बच्ची पढ़ रही है, इसको अगर अपना मार्कशीट अटेस्ट कराना पड़ता तो पहले जाता था SDM, तहसीलदार, किसी के गजेटेड ऑफिसर के घर में अर्जी देता था कि हमारा, फिर उसके दूसरे दिन टाइम मिलता था, फिर इनके सरकार में 100-200 रुपया दिया जाता था, तब जाके किसी तरीके से वो उनको सर्टिफाइड पेपर मिलता था। आज सरकार ने कहा, मोदी सरकार ने कहा, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। आप जो बात कहेंगे वही बात सच मानी जाएगी। आप अगर कहेंगे कि हमारा सर्टिफिकेट सच है तो सच माना जाएगा। आज अगर जाते हैं, एक नारियल वाले से आप पानी लेते हैं, एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, नारियल वाले से आप पानी लेते हैं, अपना QR कोड नारियल वाला लगाता है, आप स्कैन करते हैं, पैसा जाता है उसके अकाउंट में। आप समझिए, इसका मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। मतलब नीचे से नीचे व्यक्ति का 113.5 करोड़ से ज्यादा खाता खोला गया। डिजिटल इंडिया है कि इसका मतलब गांव-गांव में हम जाते हैं और QR कोड पर अवेलेबल है, लोगों का खाता अवेलेबल है। जब लोग कहते थे UPI के अंदर, आज 60% से ज्यादा पेमेंट पूरे भारत में UPI से होता है। हम एक तरफ चंद्रयान भेजते हैं, एक तरफ ब्रह्मोस बनाते हैं, एक तरफ हम SCO के साथ जुड़ते हैं, एक तरफ हम क्वाड के साथ जुड़ते हैं, एक तरफ हम ब्रिक्स के साथ जुड़ते हैं, एक तरफ हम G7 के साथ जुड़ते हैं। हम रसिया से तेल लेते हैं, अमेरिका से ड्रोन लेते हैं, रसिया से S-400 लेते हैं, इजराइल से हम टेक्नोलॉजी लेते हैं, फ्रांस से हम राफेल लेते हैं। आज गांव-गांव का अगर रेलवे स्टेशन का देख लीजिए, जहां पे एक लाइन नहीं हुआ करती थी सही से, वहां आज 1-1 किलोमीटर लंबा 4-4 प्लेटफॉर्म बन रहा है। वो इन लोगों को नहीं दिखेगा। इन लोगों को ये नहीं दिखेगा कि जहां पे ये लोग जाते थे सरमल कोर्ट में टेकते थे, माथा टेकते थे, आज पाकिस्तान डोजियर लेके जाता था। दुर्भाग्य रहता है, दिल में दर्द होता है जब इन लोगों के बयान पाकिस्तान लेके डोजियर में देता है कि राहुल गांधी ने ये कहा, इन्होंने कहा 28 जगह पे मारा गया है, लेकिन ये कहेंगे नहीं, ये शशि थरूर से नहीं पूछेंगे, ये सलमान खुर्शीद से नहीं पूछेंगे। इनको डेवलपमेंट नहीं दिखता है, इनको 38 किलोमीटर हाईवे नहीं दिखता है, इनको एयरपोर्ट नहीं दिखता है, इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं दिखता है, इनको ये नहीं दिखता है जहां पे 50 एयरपोर्ट हुआ करते थे 150 एयरपोर्ट, जहां पे 3 एम्स हुआ करते थे 20 से ज्यादा एम्स हैं, जहां 4 IIMs हुआ करते थे 24 से ज्यादा IIMs हैं, जहां 4 IITs हुआ करते थे 24 से ज्यादा IITs। एक बात बताओ यार, तुम ये बताओ कि तुम कितने साल दिल्ली में रहे? अरे हम भी 10 साल रहे। 10 साल रहे दिल्ली में, और मैं पूछ रहा हूं 10 साल में तुम ये बताओ कितनी सरकारी नौकरी तुमने दी? देखिए, दिल्ली में सरकारी नौकरियां, आपको मालूम है हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, सारा तो केंद्र सरकार लेके बैठी है, हमको तो काम। अच्छा चलो छोड़ो, कितने तुमने स्टार्टअप तैयार किए ये बताओ? सर सब कुछ दिल्ली में तो आधी अधूरी। सब कुछ तो दिल्ली में है ही नहीं, हम तो सिर्फ मलाई चाटने के लिए हैं। तुमको नहीं दोगे, यही देंगे। आधी अधूरी सरकार दोगे, पूरी सरकार दो। पंजाब में आपने दिया है, पंजाब में हम काम करके दिखा रहे हैं, हमने वहां नशा मुक्त कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। दिल्ली में हमने फ्री दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन मोदी जी ने क्या दिया? आतंकवाद पे लगाम नहीं लगा पाए। नोटबंदी करके जो हमारी महिलाओं ने अपना थोड़ा बहुत छुपा के धन अपने पति से, अपने परिवार से रखा था कि मुसीबत में काम आएगा, वो भी निकलवा लिया मोदी जी। जी मैं आ गया। हाँ जी, कहाँ से आए? कोटा
राजस्थान। कोटा राजस्थान, ये क्या हुआ? यहाँ के हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी बोलिए। ये बोलते हैं क्या नहीं किया बीजेपी ने, पूरी दुनिया में डंका बजा हुआ है साहब, क्या नहीं किया मोदी जी ने। मोदी जी की वजह से आज हम बोलते हैं कि मेट्रो पूरे विश्व में, देखो आप, जैसे नाम कभी अमेरिका का चलता था, आज हमारे भारत का। नितिन गडकरी जी ने जिस दिन पहली बार शपथ ली थी, कहा था कि यहाँ के रोड ऐसे बना दूंगा जैसे अमेरिका के नहीं होंगे, और आज उस पथ पर हम चल रहे हैं। आप क्या क्या बात करेंगे? एजुकेशन की बात करते हैं आप, डॉक्टर के लिए इतने सारे जो एमबीबीएस कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वो किसने बनाए? वो हमारे मोदी जी की सरकार ने, जो कभी 70 साल में नहीं बने थे, वो अब ये 11 साल जो चल रहे थे हमारे बीच में, उसमें हुआ है। आप कहां तक आकलन करेंगे? इस एजुकेशन के बाद आप महिला के लिए बोले, किसी ने कभी कभी सोचा था जीवन में कि सोच करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसको कभी घर में व्यवस्था की जाए? ये एक सोच थी तो केवल मोदी जी की सोच। ठीक है भाई, जनता उधर रुके रहो, मैं आया। कौन रह गया? हाँ तुम रह गए बस। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। आम आदमी पार्टी को मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने मोदी जी की बात की, इनके नेता आए थे लाल की वहाँ रामलीला मैदान से। भाई और बहनों, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बच्चे की कसम खाता हूँ किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। और सुनो, एक बार सुनो, मैंने उनको जब टोका कि किस पे बात कर रहे थे भोपाल से, कौन सा? प्रज्ञा पे। जब मैंने कहा कि प्रज्ञा पे हम बात नहीं करेंगे, तो तुम बार बार पर्सनल वाले में मोदी जी की बात तो करेंगे, तो मैं केजरीवाल की बात नहीं करूंगा। कमाल की बात है, वो मोदी जी को सीधा सीधा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो अभी जो उन्होंने बोला मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मोदी जी ने विकास किया है, काम करके दिखाया है। 11 साल में दुनिया और देश बदला है। ये इस देश को, अगर आज ये देश 21वीं सदी में अगर मजबूत हुआ है तो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। पहले आतंकवादी यहाँ बम फोड़ते थे, आज उनके यहाँ बम फुट रहा है। ये बदलाव आया है भारत में। और मैं केजरीवाल जी से कहना, समाजवादी नहीं मान रहे हैं तुम्हारी बात। समाजवादी इसलिए नहीं मानेंगे कि अतीक अहमद के यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो भारत माता की, भारत माता की। देखिए, एस जयशंकर जी ने कहा है कोई कहीं भी रहे उसको घुस के मारेंगे, और प्रतीक भैया के मुंह से निकला जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद ने भी यही कहा है जो एस जयशंकर जी ने कहा। तो मैं यही कहूंगा कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराती सैन्य सिंधु में सुभाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, रुको नहीं झुको नहीं, कोई आतंकवादी होगा तो उसके घर में घुसकर मारेंगे। ये जयशंकर, एस जयशंकर जी ने कहा है। अब इन लोगों को तकलीफ क्या हो रही है मैं आप लोगों को बताऊं। प्रतीक भैया ध्यान से सुनिएगा, जनधन खाता खुला है, डिजिटलाइजेशन भी हो गया है, कोई भी योजना का लाभ डिजिटल माध्यम से सीधा जनधन खाते में जाएगा। ये कैश और सूटकेस वाली इनकी राजनीति खत्म हो गई। ये तकलीफ है इनको। तकलीफ ये है कि 10 करोड़ शौचालय बन गए हैं, अब माताएं बहनें सड़कों पर नहीं जाएंगी। तो जो खबर छपती थी कि सुबह किसी युवती के साथ ऐसा हो गया, बच्चों से गलती हो गई वाला काम नहीं कर सकते। तकलीफ ये इस बात की है इन लोगों को, तकलीफ इस बात की है इन लोगों को कि इस देश में आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर मिल गया है। तो जिसके पास घर नहीं होगा, जो बीमार होगा, वही बंधुआ मजदूर बनकर इनको वोट देगा। ये बंधुआ मजदूरी मोदी जी ने खत्म कर दी, सबको घर भी दे दिया और सबको इलाज भी दे दिया है। तो तुमने रिश्ते कैसे करे? तो मैं ये कह रहा था, तुमने बनने क्यों दिया? ना ना ना, आज की डेट में लोगों के गरीबों के मकान तोड़े, वो कहाँ है प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि जहाँ झुकी वहां मकान होगा। ये बात करते हैं शौचालयों की। आज लगातार भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे बलात्कार नहीं होते, उसके लिए कुछ हुआ। और आप बात करते हो कि सरकार की विफलता है। मैं विफलता है कि इन बातों सरकार की। आत्मनिर्भर भारत की बात होती थी और चाइना से 130 करोड़ बिलियन का आज लगातार व्यापार बढ़ा है। आज हमारे देश में आत्मनिर्भर के नाम पे चाइना से व्यापार बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के नाम पे ये कहा गया था जगह जगह प्रोडक्शन हाउस खोले जाएंगे, कहां खुले? नमामि गंगे कहते थे कि साफ करेंगे, 20,000 करोड़ रुपए लगाएंगे। अरे कावड़ के टाइम में सीवर का पानी गंगा में छोड़ा जाता है क्या? ये है हिंदू तत्व? ये लोगों को भ्रमित करते हैं, सिर्फ सच्चाई लोगों के तक पहुंचती नहीं है। और ये बात कर रहे हैं नोटबंदी की, इन्होंने बात करी नोटबंदी
नोटबंदी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था। आज अमीर आदमी ने तो बैंकों ने सेटिंग कर करके अपने नोट बदलवा लिए, कोई अमीर आदमी नहीं गया। गरीब आदमी खड़ा था वहां 4-4 हजार रुपए बदलवाने के लिए। नोटबंदी, लॉकडाउन, जीएसटी, हर एक विफलता सरकार की आर्थिक आसमान पे मुट्ठी भर लोग, सिर्फ मुट्ठी भर लोग अमीर बने हैं और बाकी गरीब लोगों के साथ तो वो दुर्गति हुई है कि आज वो दिन दूर नहीं है कि खून की बोतल हाथ में लेके लोग अस्पताल के बाहर बैठे होंगे, बच्चों के लिए दूध खरीदना, भाई साहब कोई खून खरीद लो, ये देश की स्थिति है। केजरीवाल जी वैगन से एमजी हेक्टर में आ गए थे, सही कह रहे हैं ये बात। केजरीवाल जी को एक बंदे ने वैगन आर गिफ्ट करी थी, वो 2 महीने बाद एमजी हेक्टर में घूम रहे थे काफिला लेकर के। किसकी अमीरी की बात कर रहे हो? उसके बाद कह रहे नाले खरीद लिए, रजिस्ट्री हुई है, बताओ। हमें केजरीवाल से मतलब नहीं, हमें देश से मतलब है। ये देश हमारा है। मोदी जैसे कई प्रधानमंत्री आएंगे, कई जाएंगे, और ये देश खत्म नहीं होगा। देखो एक बात बताएं तुमसे, कांग्रेस के प्रवक्ता, नहीं बोलूंगा, पूछूंगा, एक आदमी को लेके चले, बोले कि इनसे पूछो तो कितना बड़ा नेता है वो, नहीं पूछूंगा। बाजी आज आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगा मैं, पूछे क्यों? आज आप मेरे यहां पहली बार आए हैं। और एक बात और है पाजी, नोट कर लेना ये बात, इस शहर में अगर पानी भरे तो नालों को दोष मत देना। 12 पुला पे घर बनाएंगे और फिर शिकायत करेंगे कि दिल्ली में पानी भरता है। रजिस्ट्री करा दी इन्होंने तो। बाजी ये, अरे आम आदमी तो बात ही ना करे, आम आदमी तो बात ही ना करो। हाँ जी, नालों की कह रहे भाई साहब रजिस्ट्री हो रखी थी, ये तो पहली बार इनके मुख से सुन रहे कि नालों की रजिस्ट्री हो रही है और झुग्गी बस रही है। रेलवे की पटरियों पे बस रहे हैं, कोई बच्चा हादसे का शिकार हो जाएगा, आप लोग इस्तीफा मांगने आओगे, आप इस सरकार पे सवाल उठाओगे। और ये कोर्ट के ऑर्डर पे झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। नरेला में भाई साहब घर दिया, 3-4 शख्स ऐसे निकल के आए जो वो घर किराए पे देकर के दोबारा झुग्गी में पहुंच गए। 4-5 के ऐसे बयान आए जिन्होंने वहां पे मकान ले लिया और अपने रिश्तेदार को वो झुग्गी दे दी कि भैया 4 साल बाद फिर इलेक्शन आएगा, मोदी जी जहां झुग्गी वहां मकान का आह्वान करेंगे और तुम्हारे को मकान मिल जाएगा। ये भाई साहब ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा जुमलों की सरकार भाई साहब हमने 11 सालों में जो देख ली ना, हम कहते हैं जुमलों की आपको लगेगी, क्योंकि अच्छी सड़कें मिल गई, गांव-गांव तक नल से जल पहुंच गया, शौचालय मूल चीज जो होती है, शौचालय शर्मिंदगी होती होगी महिलाओं को, वो घर-घर तक दे दिया। आप जाकर के देखिए, हैं वो जाकर के देखिए, कश्मीर को जाकर के देखिए, कर्फ्यू मुक्त कर दिया, आज 4थे नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था आ गई। जापान को पछाड़ के 30 नंबर पे आने वाली है। आज देश के अंदर हमें किसी की शक्ल नहीं देखनी विदेशों में कि फ्रांस हमें हथियार देगा, अमेरिका हमें फ्रांस देगा, रशिया में हथियार देगा। हमारा देश आज बनाने वाला बना, ब्रह्मोस बना रहा है, आईएनए विक्रांत बना रहा है, तेजस बना रहा है। ये उपलब्धियां हैं, इसे स्वीकार करो। वेल एजुकेटेड, राइट। आम आदमी पार्टी, मैं आ रहा हूं। अगर झुग्गियां नाले पे ही बसी थी और इतनी बुरी थी तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाके रात बिताते थे और कहते थे यहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। क्यों कहा था? अगर इतनी प्रॉब्लम थी झुग्गियों से, आप कह रहे रेलवे लाइन पे बिछी है, आप कालका जी में आज झुग्गियां ये बताओ, गई हैं। सुनो मेरी बात सुनो, अब हो गया, डिबेट हो गई, सुनो मेरी डिबेट हो गई। यहां रखो हाथ और कहो कि यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता। तुम बोलो कि बसी थी नाले के ऊपर कि नहीं बसी थी, बताओ। देखिए मैं कह रहा हूं आज कालका जी में झुग्गियां टूटी हैं, वो कौन? अरे यही दिक्कत है। हाँ, ये सेंटेंस जरूर था पाजी, ये सेंटेंस आपका सही था कि जहां पे झुग्गी वहीं पर मकान। लेकिन अरे रुको यार, मोदी जी ने तो कहा था, मुझे मालूम है, ये बात सेंटेंस आपका ठीक है, लेकिन ये भी सवाल था कि जहां पे नरेला में मकान बनाए गए वहां जाने को तैयार नहीं, तो फिर आखिर क्यों? ये सवाल भी है जी। प्रतीक जी, अगर मान लीजिए किसी योजना को लेके कोई जो है प्रतीकात्मक बात की जाती है तो क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? इस तरह से कल को मान लो झुग्गी जो है आपके यहाँ पे जो बना दी जाए, यहाँ पे जहाँ आप शो करते हैं ना, और फिर ये उसी बात को पकड़ लें, बोला यार झुग्गी है क्या ना, मकान क्यों नहीं दे रहे? जो प्रतीक जी का नाम जो है, ये तो ऐसे इसी में तैयार हो जाएंगे। जो भाई ये पहले तय कर ले, कानून को मानते हैं नहीं मानते। और हमारे समाजवादी मित्र बड़ा उछल के कह रहे थे कि भाई साहब रुकिए ना, आप ईमानदार लोग हैं ना भाई साहब, अरे ईमानदार लोग हैं भाई। ईमानदार नहीं, कट्टर ईमानदार। अब देखिए जो कट्टर शब्द है ना, यहाँ तमाम लोग जो है साहित्य के जानकार होंगे, साहित्य में जो है कट्टर शब्द जो है कोई इस्तेमाल नहीं होता। जो है कट्टर शब्द जो है
साहित्यिक तौर पे अलंकृत शब्द है ही नहीं, अब वो स्वयं घोषित है, वो अलग बात है। हाँ, अब ये जो कानून व्यवस्था की बात हो रही थी, अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली इसी थर्सडे को स्टेटमेंट दिया है कि यूपी की लॉ एंड ऑर्डर इज द बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अब ये कहां से डाटा लाते हैं भाई, हमें पता